हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। तो ड्रिफ्ट स्पीड में क्या क्या आपको पॉइंट्स जो है जानना है वो इस वीडियो में मैंने बताया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, आपको ये कम्प्लीटली समझ में आएगा और इससे ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड जो भी कम्प्लीटेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है बेसिकली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के स्पीड से रिलेटेड। और ये किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, जब इलेक्ट्रिक करंट हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सबसे पहले क्या है? कंडक्टर। तो आप वेल नोन होंगे कंडक्टर के बारे में, फिर भी बहुत सिंपल से इसमें पॉइंट है कि कंडक्टर की जब बात होती है तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं हमारे कंडक्टर में मैटर के और भी पार्टिकल के साथ। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जब सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के रूप में बोला जाता है। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है लैटिस। पहला तो था कंडक्टर, दूसरा था लैटिस। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका ड्रिफ्ट स्पीड के सेंस में कोलिजन या इंट्रैक्शन होता है लैटिस के साथ। तो कोई भी आप मटेरियल लीजिएगा, कोई भी कंडक्टर, उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स मिलेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो बाकी मटेरियल को हम लैटिस के रूप में जानते हैं। और लैटिस बेसिकली होता क्या है? हेवी पॉजिटिव आयंस होता है, और जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद रिमेनिंग मैटर का पार्ट होता है। और यहाँ पे जो ये लैटिस है या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस है, तो वो क्या करते हैं? नेचुरली वो अपने एक मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या एवरेज एम्पलीट्यूड। और ये जो वाइब्रेशन है ये पॉजिटिव आयंस का होते ही रहता है मीन पोजीशन के अबाउट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इस लैटिस पार्टिकल के साथ में, लैटिस के साथ में जब इंटरेक्ट होंगे तो वो हर एक टाइम पे अलग अलग टाइप से उनका जो है इंट्रैक्शन होगा, कॉलिजन होगा। ठीक है, तो ये जो एवरेज एम्पलीट्यूड है या लैटिस में लैटिस पार्टिकल का पॉजिटिव आयंस का जो वाइब्रेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन किस तरह से लैटिस के साथ में होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स और इंटरेक्ट्स विद द लैटिस, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए जिगजैग पाथ। नेचुरली आप चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होता है मूव करने के लिए और लैटिस भी वाइब्रेट करते रहता है, तो उनका कॉलिजन जो है कुछ इस तरह से जिग जैग पोजिशन में होते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट पाथ को कवर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिग जैग पाथ को वो कवर करेगा। तो आप देखिए कि कंडक्टर के अंदर अगर कोई हम एक एरिया लें, डीएस एरिया, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन इस एरिया के थ्रू इन करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर के थ्रू आउट करेगा। हालांकि हो सकता है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन कर रहा हो तो 9 ही आउट कर रहे हो, या ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए, ठीक है, एक टाइम इंटरवल में, तो लगभग जो है जितने इलेक्ट्रॉन इन करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंडक्टर के अंदर उतना ही आउट कर जाता है। तो इन और आउट लगभग इलेक्ट्रॉन्स का बराबर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है थ्रू एनी एरिया इन ए कंडक्टर इज जीरो। और ये कब? जब हमारा कंडक्टर जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो हो, उस केस में कोई भी नेचुरल कंडक्टर की बात करें तो उसमें किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। तो ये इसलिए हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है मूव करने के लिए, तो वो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कभी भी पास कर रहा है तो ऐसा आपको फील होगा कि वहाँ करंट का फ्लो मिलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल करंट का फ्लो या एवरेज करंट जो है वहाँ पे जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जब उसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तब क्या हो गया? कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा स्लोली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो उसके अपोजिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, वो भी स्लोली, मतलब एक लंबे समय में, लॉन्ग टाइम में वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर पाता है। तो अब ड्रिफ्ट स्पीड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कहता है ड्रिफ्ट स्पीड इज गिवन बाय वी डी इजकल टू ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ड्रिफ्ट किया अपॉन टाइम से। और यहाँ पे हमने दो, यहाँ पे ए और बी दो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया है। तो ये क्या है? एक्स और वाई,
एक्स और वाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो एक्स से वाई तक जाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के जिगजैग पाथ को फॉलो किया है वो आप देख सकते हैं। और कुछ समय बाद ये इसी इलेक्ट्रॉन का हम अगर देखें पोजीशन, तो जहाँ पे वाई था वो अब वाई डैश पे शिफ्ट कर गया, तो लगभग यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये बहुत स्मॉल होता है, लेकिन कब, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने से इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और तब वो ड्रिफ्ट करता है। तो ये बेसिकली ये सिंपली जिगजैग पाथ है, लेकिन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो दोनों के जिगजैग पाथ के हिसाब से आपको एक ड्रिफ्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम ड्रिफ्ट डिस्टेंस यहाँ पे, अभी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ड्रिफ्टिंग हो रही है। अब कहता है इसमें एक और पॉइंट है टाउ, जिसको बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, देन डिस्टेंस ड्रिफ्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इज गिवन बाई। तो जिस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, एल इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एल हो गया ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, और इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हालांकि वो मूव तो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन एवरेज जो हम देखें कि ओवरऑल जो है कितना उसका एवरेज स्पीड है इनिशियली, तो जीरो होगा। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ के स्क्वायर। टाउ यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉलिजन टाइम है। फिर एल इक्वल टू हाफ, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को ई और कैपिटल ई अपॉन 2 ऑफ एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ स्क्वायर। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करना है, वो क्या होता है, एल अपॉन टाउ। तो ये यहाँ से टाउ को आप एल के डिनोमीटर में मूव कराएंगे तो आपको वी डी मिल जाएगा, ई कैपिटल ई 2 एम ई टाउ। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ई भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट है, और जब गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी कांस्टेंट है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेरी करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पे बाकी को कांस्टेंट ले लेंगे। टाउ है एवरेज कॉलिजन टाइम, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर। तो मटेरियल का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो एवरेज कॉलिजन टाइम है वो भी फिक्स होगा, तो इसीलिए इसमें कांस्टेंट हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर गिवन मटेरियल के लिए। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और कम होने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदल सकता है, और ये जो एवरेज कॉलिजन टाइम है उसका भी प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर जिस मटेरियल को आप स्टडी कर रहे हैं उसका मटेरियल का टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो टाउ वेरी करेगा। कहता वेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। वेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट, जीरो तो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वी डी इजकल टू ई कैपिटल ई अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाउ। इसको आप एक स्मॉल के रूप में ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिख सकते हैं, अपोजिट टू द फील्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जो निश्चित तौर पे डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल पे और इसके टेम्परेचर पे। मटेरियल बोलने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, टाउ भी टेम्परेचर हो गया, और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। कहते हैं इन डेल्टा टी टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वी डी डेल्टा टी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको स्पीड पता है वी डी, तो डेल्टा टी टाइम में किसी भी कंडक्टर के अंदर में विथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंस हो तो वी डी डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम इतने ही लेंथ का एक सिलेंडर ले लेंगे, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस ई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और कितना लेंथ कवर करेगा सिलेंडर का, वी डी डेल्टा टी। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा करंट का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर का। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड, let A is the area of cross section of the cylindrical conductor, n is the number of electron per unit volume। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सिलेंडर का लेंथ यानी वी डी डेल्टा टी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन ए वी डी डेल्टा टी। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा। तो करंट के लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को डिनोमिनेटर पार्ट में लाएंगे, तो करंट आपको मिल जाएगा आई इजकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एन ए वी डी ई। और इसी को हम लोग याद करते हैं आई इजकल टू एन ए वी डी ई, या आई इजकल टू हम याद करते हैं ए वी डी एन ई, जैसा आप याद रख सकें। और इसी पे बहुत सारे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। एक दूसरा पॉइंट है करंट डेंसिटी, जिसको जे से रिप्रेजेंट करता है, वो करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लिखते हैं। तो इससे आप निकाल सकते हैं जे इजकल टू एन वी डी ई, क्योंकि एरिया इसके डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा। तो फाइनली हमें ध्यान रखना है आई इजकल टू ए वी डी एन ई, और जे इजकल टू वी डी एन ई, सिंपली ए को आई के नीचे या डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो देखिए
कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है। तो करंट इसीलिए प्रॉपर्टी पे कंडक्टर के डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये इसमें आएंगे। अब अगर एक सिंपल सम क्वेश्चन देखें और कॉपर कंडक्टर हम यहाँ पे लेते हैं जिसमें करंट दिया हुआ है I=1 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 2 मिलीमीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 × 10⁻20T। तो यहाँ पे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सब इस तरह के देखो सवाल बड़ा सिंपल होता है, फॉर्मूला भी आपको सिंपल याद हो जाएगा। इसमें जो ध्यान देना होता है वो ये है कि मिलीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में करेंगे, ठीक है। तो I=AVDNE और VD=I/ANE। VD=I का वैल्यू 1 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻³ उसके स्क्वायर, तब ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर में था। और दूसरा हमारा पोर्शन है n हमारा क्या है 8.5 × 10⁻22, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे, 10⁻² उसका होल क्यूब करेंगे तो मीटर क्यूब बनेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये पूरा सोल्व होगा तब VD आएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, तो आपको मिल जाएगा 1/2 × 8.5 × 1.6 और 10⁻3। और इसको करेंगे 0.036 10⁻³ मीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर यानी मिलीमीटर बन जाएगा ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा 0.036 mm मिलीमीटर प्रति सेकंड। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके पास कोई सवाल हो तो हमारे पास भेज सकते हैं। थैंक यू।